नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो आजकल चुनावी बहसों में काफी सुनने में आ रहा है। वोट चोरी। सुनने में ही ये शब्द काफी सनसनीखेज सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये शब्द ध्यान खींचता है। तो हम आज खास तौर पर उन आरोपों को समझने की कोशिश करेंगे जो मतदाता सूचियों यानी हमारे वोटर रोल्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और हेरफेर के बारे में लगाए जा रहे हैं। और हमारी आज की ये जो बातचीत है ये आधारित है वोट चोरी, चुनावी धोखाधड़ी और भारत का चुनाव आयोग नाम के एक दस्तावेज के कुछ खास हिस्सों पर। जी, ये दस्तावेज इन आरोपों की तह में जाने की कोशिश करता है और ये भी देखता है कि चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है या क्या रोल है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन आरोपों की जड़ तक पहुंचें, समझें कि ये कितने कितने सीरियस हैं और सबसे ज़रूरी कि हमारा चुनाव आयोग ईसीआई वो इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठा रहा है। क्या वो काफ़ी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वोट चोरी, ये है क्या असल में? जैसा आपने कहा शब्द तो बहुत चल रहा है। इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल जैसा कि स्रोत बताता है, खासतौर पर मतदाता सूची मतलब जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जानबूझकर और बड़े पैमाने पर की गई हेराफेरी के आरोपों के लिए हो रहा है। अच्छा, जानबूझकर। हाँ, मतलब ये कोई गलती नहीं बल्कि इरादतन किया गया काम। ये चुनावी धांधली का जो बड़ा मुद्दा है उसी का एक हिस्सा है, पर इसका फोकस लिस्ट से नाम गलत तरीके से हटाने या जोड़ने पर है। हम्म। वैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायतें तो पुरानी हैं, पर ये शब्द इसे एक क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित और शायद राजनीतिक मोटिवेशन वाली गतिविधि के तौर पर दिखाता है। यानी मुख्य निशाना वोटर लिस्ट है। तो आरोप किस तरह के लग रहे हैं? क्या स्रोत कुछ खास तरीके बताता है जिनसे ये कथित हेरफेर किया जा रहा है? हाँ, दस्तावेज कुछ बहुत ही मतलब स्पेसिफिक और चिंताजनक तरीकों का जिक्र करता है। पहला और शायद सबसे अहम आरोप है सॉफ्टवेयर और किसी केंद्रीकृत सेंट्रलाइज सिस्टम का इस्तेमाल। सॉफ्टवेयर का? कैसे? आरोप यह है कि इसके जरिए बड़ी संख्या में ऐसे वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं जिन्हें किसी खास पार्टी का या कह लीजिए विपक्ष का समर्थक माना जाता है। अच्छा। दस्तावेज ये भी इशारा करता है कि ये सिर्फ हवा में बात नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में पैटर्न के विश्लेषण पर आधारित आरोप हैं। अच्छा, यानी बाकायदा तकनीक का इस्तेमाल करके वोटरों को फिल्टर करना और फिर उनके नाम हटा देना। ये तो वाकई गंभीर बात है। और क्या तरीके बताए गए हैं? दूसरा तरीका जो सामने आ रहा है वो है प्रतिरूपण, अंग्रेजी में जिसे इम्पर्सोनेशन कहते हैं। प्रतिरूपण मतलब? इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी असली वोटर का भेष धरकर शायद कुछ फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके उसका नाम लिस्ट से हटाने की एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट डाल देता है। अरे! हाँ, और कई बार तो उस असली वोटर को पता तक नहीं चलता कि उसका नाम कट गया है। उसे पता चलता है जब वो वोट डालने जाता है और लिस्ट में नाम ही नहीं होता। ओह! स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ऐसे मामलों में अक्सर असली मतदाता की मर्जी या जानकारी बिल्कुल नहीं होती। ये तो एक तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट जैसा हो गया, जिसका सीधा असर वोटिंग के अधिकार पर पड़ रहा है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि क्या किसी खास ग्रुप या वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल, दस्तावेज में ये एक बहुत बड़ी चिंता के तौर पे उभारा गया है। आरोप है कि ये जो कथित धोखाधड़ी वाली गतिविधियां हैं, ये सिस्टमैटिक तरीके से कुछ खास सामाजिक समूहों को निशाना बना रही हैं। जैसे कि? जैसे कि दलित, आदिवासी और कुछ अल्पसंख्यक समुदाय। दावा ये किया जा रहा है कि इन समुदायों के वोटरों को चुन चुनकर लिस्ट से हटाया जा रहा है ताकि चुनाव में उनकी भागीदारी कम हो जाए। ये तो बहुत ही चिंताजनक पैटर्न है अगर ये सच है। तकनीक के गलत इस्तेमाल का कोई और उदाहरण है जिसका जिक्र स्रोत करता है? हाँ, एक और पैटर्न जिसका जिक्र स्रोत में है वो भी काफी दिलचस्प है, बल्कि कहूँ तो चौंकाने वाला है। क्या है वो? पाया गया है कि वोटरों के नाम हटाने के लिए जो आवेदन दिए जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उनमें इस्तेमाल किए गए कुछ मोबाइल नंबर उस निर्वाचन क्षेत्र या उस राज्य के भी बाहर के हैं। बाहर के? मतलब? मान लीजिए दिल्ली की वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आवेदन आया और उसमें जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो शायद तमिलनाडु का या पश्चिम बंगाल का निकला। ओह! हाँ, तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ये क्या दिखाता है। ये इशारा करता है एक संगठित, शायद कहीं दूर बैठकर चलाए जा रहे ऑपरेशन की तरफ, जो लोकल वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ लोकल लेवल की गड़बड़ी नहीं लगती फिर। ये सारे आरोप तो वाकई बेहद गंभीर हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये तो हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर ही सवाल उठाता है। इन आरोपों के साथ फिर मांगे क्या उठ रही हैं? जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो ईसीआई से चाहते क्या है?
देखिए, मुख्य मांग जो है वो पारदर्शिता की है, ट्रांसपेरेंसी, और वो भी ऐसी ट्रांसपेरेंसी जो काम की हो, प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल ट्रांसपेरेंसी। मतलब खास तौर पर मांग ये है कि ईसीआई पूरी मतदाता सूची को मशीन पठनीय यानी मशीन रीडेबल डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिक करे, मशीन रीडेबल। यानी जिसे कंप्यूटर पढ़ सके। हाँ बिल्कुल, ऐसी लिस्ट जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम आसानी से पढ़ सकें, एनालाइज कर सकें। इसके पीछे सोच ये है कि अगर डेटा इस फॉर्मेट में मिलेगा तो इंडिपेंडेंट रिसर्चर, पत्रकार, राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, वो खुद इसका विश्लेषण करके किसी भी बड़े पैमाने की गड़बड़ी या कोई अजीब पैटर्न पकड़ सकते हैं। अच्छा, अभी जो लिस्ट मिलती है उसमें क्या दिक्कत है? अभी जो लिस्ट मिलती है वो अक्सर पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। अब पीडीएफ को देखना आसान है, पर उसका बड़े पैमाने पर डेटा एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। मशीन रीडेबल फॉर्मेट जैसे सीएसवी या एक्सेल में ये काम बहुत आसान हो जाता है। समझ गए। तो ये तो हुई आरोपों और मांगों की बात। अब आते हैं उस संस्था पर जिसके कंधों पर ये सब रोकने की जिम्मेदारी है, हमारा चुनाव आयोग, ईसीआई। जरा इसके बारे में बताइए, संस्था क्या है और इसकी भूमिका क्या है? जी, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत निर्वाचन आयोग, ये भारतीय संविधान ने ही बनाया है और इसे एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया है। स्वायत्त, ऑटोनॉमस। हाँ, ऑटोनोमस। इसका मतलब है कि इसे सरकारी कंट्रोल से मुक्त होकर काम करना चाहिए, ताकि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष चुनाव करा सके। और इसका सबसे अहम, सबसे बुनियादी काम ही यही है, भारत में लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाना। चुनावी धोखाधड़ी रोकना, वोटर लिस्ट को सही रखना और पूरी इलेक्शन प्रोसेस की इंटीग्रिटी, उसकी विश्वसनीयता बनाए रखना, ये सब ईसीआई की मुख्य जिम्मेदारियां हैं। एक तरह से ये भारतीय लोकतंत्र का गार्डियन है, पहरेदार। ये तो हुई इसकी संवैधानिक भूमिका, पर जमीनी हकीकत में जब वोट चोरी जैसे इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो ईसीआई इन चुनौतियों से निपटता कैसे है? उसके पास क्या तरीके हैं, क्या सिस्टम्स हैं? देखिए, ईसीआई के पास चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा रखने के लिए कई लेयर्स पर व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं। इनको हम कुछ हिस्सों में बांट कर समझ सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम है एक सटीक और अपडेटेड वोटर लिस्ट बनाए रखना। ये काम ईसीआई साल भर करता रहता है। अच्छा, ये लगातार चलता है? हाँ, कंटिन्यूअस अपडेशन होता है। जैसे ही कोई 18 साल का होता है वो अप्लाई कर सकता है। जिनकी मृत्यु हो गई है या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या किसी और वजह से वोट देने के योग्य नहीं रहे, उनके नाम हटाए जाते हैं। इसके लिए लगातार चलने वाली प्रक्रिया तो है ही, साथ ही चुनाव से ठीक पहले एक स्पेशल ड्राइव भी चलाया जाता है, जिसे स्पेशल समरी रिवीजन कहते हैं। दूसरा अहम पहलू है पहचान और वेरिफिकेशन। इसके लिए भी कई चीजें हैं। एक तो है हमारा वोटर आईडी कार्ड, जिससे टेक्निकली ईपिक कहते हैं, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इस पर वोटर की फोटो होती है। हाँ, वो तो हम सबके पास होता है। बिल्कुल। फिर जमीनी स्तर पर होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओज। बीएलओस, ये कौन होते हैं? ये अक्सर सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर या कोई और स्थानीय कर्मचारी। इनका काम होता है घर घर जाके वोटरों का वेरिफिकेशन करना, नए वोटरों के फॉर्म लेना, लिस्ट में जो भी करेक्शंस हैं उन्हें देखना। तो ये डोर टू डोर वेरिफिकेशन करते हैं? हाँ, सिद्धांत रूप में तो यही है। इसके अलावा ईसीआई तकनीक का भी इस्तेमाल करता है डुप्लीकेट नामों को पकड़ने के लिए। वो डीएसईज यानी डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज, मतलब एक जैसे नाम, पते वाले लोग, और पीएसईज यानी फोटोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज, मतलब मिलती जुलती तस्वीरों वाले वोटरों की जांच करता है सॉफ्टवेयर से। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अक्सर ये सुनने में आता है कि ये जो जमीनी वेरिफिकेशन है, बीएलओज वाला काम, क्या वो वाकई इतना असरदार है, खासकर जब आरोप लग रहे हैं कि हेरफेर इतने बड़े पैमाने पर और तकनीक के इस्तेमाल से हो रहा है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और आलोचना का एक बिंदु भी रहा है। बीएलओ सिस्टम की अपनी चुनौतियां हैं, उन पे काम का बोझ बहुत होता है, शायद ट्रेनिंग उतनी अच्छी ना हो और कभी-कभी लोकल लेवल पर दबाव भी हो सकता है। स्रोत भी इस बात का जिक्र करता है कि जहां तकनीक आधारित धोखाधड़ी के आरोप हैं, वहां सिर्फ इंसानी वेरिफिकेशन शायद काफी ना हो। इसलिए ईसीआई ने तकनीकी सुधारों पर भी जोर दिया है। हाँ, तकनीकी सुधारों की बात करते हैं। आजकल तो चुनावों में तकनीक का रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ईसीआई ने इस दिशा में क्या बड़े कदम उठाए? देखिए, तकनीकी मोर्चे पर दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं। एक तो ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। हाँ, ईवीएम्स। और उनके साथ जुड़ी वीवीपीएटीज यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनें। वीवीपीएटी जी। ईवीएम लाने का मकसद था कि जो पुराने बैलेट पेपर सिस्टम की दिक्कतें थीं, जैसे छपाई का खर्च, गिनती में होने वाली गलतियां या बूथ कैप्चरिंग, वो कम हो।
और वीवीपैट का क्या रोल है? वीवीपैट एक तरह से ईवीएम का साथी है, उसका वेरिफिकेशन सिस्टम। जब आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं तो वीवीपैट मशीन एक पर्ची प्रिंट करती है। उस पर उस उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसे आपने वोट दिया है। हाँ, वो कांच में से दिखती है कुछ सेकंड के लिए। बिल्कुल, 7 सेकंड तक दिखती है, फिर वो कट कर एक सील बंद डिब्बे में गिर जाती है। इससे वोटर को एक तसल्ली मिलती है कि हाँ, मेरा वोट सही जगह गया है। और बाद में अगर जरूरत पड़े या रैंडम चेकिंग करनी हो तो इन पर्चियों की गिनती करके ईवीएम के नतीजों से मिलाया जा सकता है। अच्छा। ईवीएम और वीवीपैट के अलावा और कोई तकनीकी पहल? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी पहल है ईरोनेट। ईरोनेट? ये क्या है? ये वोटर लिस्ट मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड नेशनल प्लेटफॉर्म है। मतलब पूरे देश की वोटर लिस्ट को मैनेज करने का एक सिंगल डिजिटल सिस्टम। इसका मकसद है पूरे देश में वोटर रजिस्ट्रेशन और लिस्ट मैनेजमेंट को एक जैसा बनाना, स्टैंडर्डाइज करना, डुप्लीकेट नामों को पकड़ना और हटाना और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और एफिशिएंट बनाना। ओके, ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जैसा हुआ। हाँ, काफी हद तक। इसी तरह एक ऐप भी है, सी विजिल ऐप। हाँ, इसका नाम सुना है। रहा है या डरा धमका रहा है या शराब बांट रहा है तो उसकी फोटो या वीडियो बनाकर सीधे ईसीआई को शिकायत भेज सकता है। और दावा यह है कि इस पर टाइम बाउंड एक्शन लिया जाता है। तो ये तो काफी सारे उपाय लगते हैं। जमीनी वेरिफिकेशन, वोटर आईडी, ईवीएम, वीवीपैट, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ईरोनेट, सिटीजन रिपोर्टिंग के लिए सी विजिल। लेकिन फिर भी अगर गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, जैसा कि वोट चोरी के आरोपों में है, तो ईसीआई क्या करता है? क्या उसके पास एक्शन लेने की पावर है? हाँ, बिल्कुल है। ईसीआई के पास शिकायतों का निवारण करने और कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। जब भी चुनाव प्रक्रिया में किसी गड़बड़ी, धांधली या नियमों के उल्लंघन की कोई गंभीर शिकायत मिलती है तो ईसीआई उसकी जांच करवाता है। और अगर शिकायत सही पाई गई तो? अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो ईसीआई के पास काफी पावर्स हैं। वो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकता है, उम्मीदवारों के खिलाफ एक्शन ले सकता है, यहां तक कि किसी पोलिंग बूथ या जरूरत पड़ने पर पूरे निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव कराने का आदेश भी दे सकता है। अच्छा, रीपोल का ऑर्डर भी दे सकता है। जी हाँ, और ईसीआई अक्सर प्रेस रिलीज या अपनी वेबसाइट के जरिए आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण और संबंधित डेटा भी जारी करता है ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। और ये जो सारी शक्तियां हैं ईसीआई के पास, इनका आधार क्या है? क्या कोई कानूनी या संवैधानिक बैकिंग है इसके पीछे? बिल्कुल है। ईसीआई की शक्तियां हवा में नहीं है। ये एक मजबूत कानूनी और संवैधानिक ढांचे पर टिकी हैं। भारत का संविधान, खास तौर पर आर्टिकल 324, ईसीआई को चुनाव कराने की पूरी शक्ति और जिम्मेदारी देता है। आर्टिकल 324? हाँ, इसके अलावा 2 मुख्य कानून हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जो मुख्य रूप से वोटर लिस्ट से संबंधित है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991, जो चुनाव कैसे कराए जाएंगे उससे संबंधित है। ये कानून ईसीआई को बहुत सारे अधिकार देते हैं। और आपने कहा था अर्ध न्यायिक शक्तियां भी हैं। हाँ, क्वाजी जुडिशियल पावर्स, यानी वो चुनावी विवादों में एक तरह से अदालत की तरफ फैसले सुना सकता है। और अगर कोई उम्मीदवार नियमों का गंभीर उल्लंघन करता है तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य भी ठहरा सकता है। अदालतों का क्या रुख रहा है ईसीआई की इन प्रक्रियाओं और तकनीकों पर? क्या हमारी न्यायपालिका इन पर भरोसा करती है? आमतौर पर देखा गया है कि भारत की अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, ने ईसीआई की स्वायत्तता का सम्मान किया है। उसकी प्रक्रियाओं को, जिसमें ईवीएम्स और वीवीपीएटीज का इस्तेमाल शामिल है, ज्यादातर सही ठहराया है। अच्छा। कई बार याचिकाएं दायर हुई ईवीएम्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए, लेकिन कोर्ट ने ईसीआई के दिए गए आश्वासनों और सुरक्षा के जो उपाय बताए गए हैं उन्हें काफी हद तक स्वीकार किया है। लेकिन क्या कोर्ट ने कभी कोई चिंता भी जताई है? हाँ, ऐसा नहीं है कि अदालतें ईसीआई से सवाल नहीं पूछती। समय समय पर अदालतों ने ईसीआई को पारदर्शिता बढ़ाने, शिकायतों का निपटारा और बेहतर तरीके से करने और चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि समर्थन भी है और निगरानी भी, चेक एंड बैलेंस। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर ईसीआई के पास इतने सारे कानूनी अधिकार हैं, इतने तकनीकी उपाय हैं, जमीनी व्यवस्था है और अदालतों का भी एक तरह से समर्थन है, तो फिर भी वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? क्यों ईसीआई की पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर बार-बार सवाल उठते हैं? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, इतने सुधारों और तकनीकी एडवांसमेंट के बावजूद ईसीआई को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। जैसे कि? एक तो
कई बार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं कि क्या वो पूरी तरह से राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हैं? क्या कार्यपालिका का उस पर कोई असर नहीं है? हाँ, ये नियुक्ति वाला मुद्दा तो काफी चर्चा में रहता है। बिल्कुल। दूसरे, कुछ खास मामलों में ईसीआई के फैसलों या उसकी प्रतिक्रिया की गति को लेकर राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने पक्षपात या कह लीजिए ढिलाई बरतने के आरोप लगाए हैं। और वोट चोरी जैसे आरोप इस पूरी स्थिति को और भी जटिल बना देते हैं। ये आरोप सिर्फ प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते, ये मंशा पर भी सवाल उठाते हैं। सही बात है। ये ईसीआई पर एक तरह का दबाव डालते हैं कि वो न सिर्फ ये बताए कि उसके पास सिस्टम है, बल्कि ये भी साबित करें कि ये सिस्टम हर तरह के हेरफेर को, खासकर जो तकनीक का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, उसे रोकने में पूरी तरह सक्षम है। और ये सबूत सिर्फ बातों से नहीं चलेगा। नहीं, सिर्फ आश्वासन काफी नहीं है। सबूत ऐसा होना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो और जिसका विश्लेषण किया जा सके। वही जो मशीन रीडेबल लिस्ट वाली मांग है, वो इसी जरूरत से जुड़ी है। तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि क्या जो मौजूदा पारदर्शिता के उपाय हैं, वो जनता और राजनीतिक दलों में पूरा भरोसा जगाने के लिए काफी हैं? खासकर तब जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही हो और शायद हेरफेर के नए तरीके भी ईजाद हो रहे हों। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? हमने वोट चोरी के पीछे के गंभीर आरोपों को समझा कि कैसे तकनीक और प्रतिरूपण का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट में हेरफेर के दावे किए जा रहे हैं और कैसे खास सामाजिक समूहों को निशाना बनाने तक के आरोप हैं। जी। और हमने ये भी देखा कि ईसीआई के पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर तंत्र है। लिस्ट का अपडेशन, आईडी कार्ड, बीएलओज, ईवीएम, वीवीपैट, ईरोनेट जैसा सेंट्रलाइज सिस्टम, सी विजिल ऐप, शिकायत निवारण का मैकेनिज्म और कानूनी शक्तियां भी। हाँ, ये सब उपाय मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद पारदर्शिता, निष्पक्षता और इन उपायों की प्रभावशीलता को लेके सवाल बने हुए हैं और विश्वास का एक संकट कहीं न कहीं नजर आता है। तो इसका मतलब शायद यही है कि चुनावी अखंडता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और काम खत्म। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक यात्रा है। बिल्कुल सही कहा। तकनीक जहां एक तरफ समाधान लाती है, वहीं शायद नई चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है। ईसीआई को न केवल इन चुनौतियों का सामना करना है, बल्कि जनता और सभी स्टेक होल्डर्स का विश्वास भी बनाए रखना है। और शायद यही सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय बिंदु मैं छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में उभर रहा है। जरूर। वो ये है कि जैसे जैसे हमारी चुनावी प्रक्रियाएं ज्यादा से ज्यादा तकनीक पर निर्भर होती जा रही हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट मैनेजमेंट हो, वोटिंग हो या फिर निगरानी हो, क्या हम अनजाने में वेरिफिकेशन को यानी सत्यापन को और मुश्किल तो नहीं बना रहे? अच्छा, ये कैसे? देखिए, तकनीक वादा तो करती है पारदर्शिता लाने का, लेकिन क्या ये जो जटिल एल्गोरिदम होते हैं, जो बंद सिस्टम होते हैं, ये वास्तव में बाहरी जांच को और कठिन बना देते हैं? क्या होता है जब सब कुछ एक ब्लैक बॉक्स जैसा लगने लगे? ये सोचने वाली बात है। तो भविष्य की चुनौती शायद इसी में है कि तकनीक की एफिशिएंसी और इंसानी जांच, पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच वो सही संतुलन कैसे पाया जाए, जिससे न केवल चुनाव निष्पक्ष हो, बल्कि वो निष्पक्ष दिखे भी और लोगों का हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा और मजबूत हो सके।